नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां देखिए इजराइल पर यमन से हमले को लेकर आज खबर बड़ी है। और आपको बता दें, हिजबुल्लाह के हुती बदले को लेकर भी खबर आ रही है सामने। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें सबसे पहले जानिए, क्योंकि इजराइल पर यमन के हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले को लेकर आई है खबर। क्योंकि ये पहली बार है जब हुती ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले को दिया है अंजाम। क्या है इजराइल और हुती के बीच नए जंग की शुरुआत है? बड़ा सवाल। साथ ही दूसरी बड़ी खबर है इजराइल पर हिजबुल्लाह के सबसे घातक रॉकेट अटैक को लेकर। हिजबुल्लाह और हुती के हमले की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इस हमले के मायने क्या है, पूछेंगे एक्सपर्ट से सवाल। साथ ही ड्रोन अटैक के बाद रूस पर मिसाइल से हमले की तैयारी में यूक्रेन। इस वॉर फ्रंट पर रूस पर बहुत बड़े ड्रोन हमले को अब अंजाम दिया गया है और रूसी इलाकों पर अब लॉन्ग रेंज मिसाइलों के जिस तरीके से मिल रहे हैं संकेत, आने वाले वक्त में इन्हीं संकेत के आधार पर करूंगी एक्सपर्ट से सवाल। साथ ही चौथी बड़ी खबर नेटो की मिसाइलों से रूस पर हमले के काउंटडाउन को लेकर है, क्योंकि क्या आपसे कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है महायुद्ध। क्या रूस और नेटो की जंग दहलीज पर है? बड़ी डिटेल अब से थोड़ी ही देर बाद, लेकिन शुरुआत इजरायली बेस पर हमास के हमले की उस तस्वीर के साथ, जहां गाजा में आईडीएफ के बेस पर आरपीजी से अटैक हुआ है और हमास का दावा यह कि 8 मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया गया। इजरायली बेस पर हमास का ये वार, ये तस्वीर, जहां अब हमास की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एक नहीं बल्कि 8 मिलिट्री बेस को सीधे टारगेट किया गया है और ये गाजा में आईडीएफ के बेस पर आरपीजी से अटैक की तस्वीर है। अटैक वेस्ट बैंक में इजरायली काफिले पर भी हुआ है। आपको बता दें, कॉम्बैट व्हीकल पर विस्फोटक हमले की तस्वीर सामने आई है, जहां माइन हमले में तबाह हो चुका सैन्य वाहन। ये देखिए तस्वीर। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से इजरायली बेस पर हमले को लेकर किया जा रहा है दावा, और वहीं माइन हमले में तबाह हुए सैन्य वाहन की ये तस्वीर है कॉम्बैट व्हीकल पर विस्फोटक हमले की, और ये इजरायली काफिले पर वेस्ट बैंक में अटैक को अंजाम दिया गया है। और खबर राफा में मारे गए 2 हमास के लड़ाकों को लेकर भी है, क्योंकि हमास लड़ाकों पर पिन पॉइंट अटैक को अब एक बार फिर से अंजाम दिया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि इजरायली एयरफोर्स ने इन्हें जिस तरीके से टारगेट किया है उसकी ये तस्वीर सामने आई है। और राफा में आमने सामने की जंग की तस्वीर भी होगी अब आपके सामने, क्योंकि यहां हमास लड़ाकों की ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीर देखिए। इजरायली सैनिकों को घेर कर किस तरीके से हमले को दिया गया अंजाम। अब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े एयर अटैक की तस्वीर। बालबेक और बेका में इजरायल का यह हमला, जहां हथियारों के गोदाम को कैसे तबाह किया गया देखिए। आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यहां अब हथियारों के गोदाम को टारगेट किया गया है और ये इजरायल का वो हमला है जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बड़ा एयर अटैक हुआ। अब रूस के सैन्य काफिले पर प्रचंड अटैक को लेकर भी खबर आई है। आपको बता दें, प्रोखोरोवस्क में यूक्रेन के ड्रोन यूनिट ने इस हमले को अंजाम दिया है और ये सुसाइड ड्रोन से रूसी वाहन को तबाह करने की तस्वीर। अब इसी वॉर फ्रंट पर यूक्रेनी सेना के रूस पर आर्टिलरी अटैक को लेकर भी खबर। डेनमार्क से मिले 18 बोहदाना आर्टिलरी और रूसी बेस पर
ये नए हथियारों से की गई शेलिंग की तस्वीर। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से यूक्रेन की तरफ से अब रूस के सैन्य काफिले पर अटैक हुआ, और साथ ही ये वो तस्वीर है जहां रूसी बेस पर हथियार से शेलिंग की गई है। डेनमार्क से मिले इन हथियारों का इस्तेमाल इस वॉर फ्रंट पे किस तरीके से यूक्रेनी सेना कर रही है। रूस पर यह आर्टिलरी अटैक। अब रूस के कब्जे वाले लुहांस्क में आग से मचे हड़कंप को लेकर भी खबर आई, क्योंकि यहां बड़े इलाके में धमाके के बाद कैसे आग लगी, तस्वीर देखिए। यूक्रेनी सेना के ड्रोन हमले की आशंका है। चलिए जल्द आपको बताते हैं कि दोनों वॉर फ्रंट से आ रही खबरों के आधार पर किस तरीके से अब तस्वीरों के जरिए बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि इजरायली बेस पर हमास के हमले की तस्वीर आपने देखी। वेस्ट बैंक में आईडीएफ काफिले पर अटैक हुआ। राफा में 2 लड़ाकों के मारे जाने की खबर आई, क्योंकि पिन पॉइंट अटैक को यहां अंजाम दिया गया और हमास लड़ाकों की आमने सामने की जंग के बीच लगातार हो रही फायरिंग की तस्वीर सामने आई है। लेकिन अब आईडीएफ की तरफ से हथियारों के गोदाम को किस तरीके से तबाह करने का दावा किया जा रहा है। ये एयर स्ट्राइक की गई है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। वहीं अब इस वॉर फ्रंट पर जहां देखिए यूक्रेन ड्रोन यूनिट के हमले की तस्वीर सामने आई है और डेनमार्क से मिले हथियारों का यूक्रेन किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है रूस को टारगेट करने के लिए, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई है। और ड्रोन हमले के बाद लगी आग की वो तस्वीर सामने आई जहां रूस के कब्जे वाले इलाके लुहांस्क में हमले को दिया गया है अंजाम। अब वॉर फ्रंट से आ रही आज की एक्सक्लूसिव खबर के बारे में एक्सपर्ट से भी आगे मैं करूंगी चर्चा। आपको बता दूं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एयर कमोडोर रिटायर्ड अशमिंदर सिंह बहल सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर अमिताभ सिंह भी इस वक्त कर चुके हैं हमें ज्वाइन। आज की ये सबसे बड़ी खबर और पहला सवाल होगा शंकर प्रसाद सर आपसे, क्योंकि इजरायल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले को लेकर खबर बड़ी है। आपको बता दें यमन से इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुआ है और इजरायल के एक एफोडेनियल के पास ये मिसाइल गिरी है। हुती ने अब इजरायली एयर डिफेंस को चकमा दिया है। इजरायल में मिसाइल हमले पर हुती की तरफ से किया जा रहा है, ये बड़ा दावा है क्या? इंफॉर्मेशन रखूंगी आपके सामने, लेकिन उससे पहले जानिए, क्योंकि अब ये इजरायल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला हुआ है और ये हमला किया है हुती ने। यमन से इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक को लेकर किया जा रहा है दावा। ये देखिए तस्वीर, दावा ये कि इजरायल के कैफर के पास ये मिसाइल जाकर गिरी है। हुती ने अब इजरायली एयर डिफेंस को कैसे चकमा दे दिया है। हुती के इस बढ़ते ताकत को लेकर एक्सपर्ट से करूंगी सवाल, क्योंकि ये हुती की तरफ से किया गया बैलिस्टिक मिसाइल अटैक है और ये यमन से इजरायल पर अटैक हुआ है। तो सेंट्रल इजरायल में मिसाइल अटैक से मचे हड़कंप को लेकर खबर जानिए। तेल अवीव के कई इलाकों में सायरन बजने लगे। पूर्व की ओर से मध्य इजरायल में मिसाइल गिरी है और खुले इलाके में मिसाइल गिरने का जो दावा किया जा रहा है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। हालांकि आपको बता दूं कि आईडीएफ दावा यह कर रही है कि मिसाइल हमलों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, क्योंकि अब जिस तरीके से इस मिसाइल गिरने को लेकर दावा किया जा रहा है उसमें इंपॉर्टेंट है कि यमन से इजरायल पर यह मिसाइल अटैक हुआ है और मिसाइल हमलों से हालांकि आईडीएफ दावा यह कर रही है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इलाके में मची तबाही की यह तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि इजरायल पर एयर डिफेंस को चकमा दिया गया है। और इजरायल में हमले को लेकर हुती की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उसमें आज की सबसे बड़ी खबर और इंपॉर्टेंट खबर यह है कि सेंट्रल इजरायल में इस हमले को अंजाम दिया गया है। और मध्य इजरायल में पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल अटैक को लेकर खबर बड़ी है। हुती ने पहली बार सेंट्रल इजरायल को टारगेट किया है और अब तक दक्षिण इजरायल में हुती के हमलों को लेकर खबरें आ रही थी। दक्षिण इजरायल में यमन से कई बार ड्रोन अटैक को लेकर भी खबरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब हुती ने यह पहली बार सेंट्रल इजरायल को टारगेट किया है और इजरायल को टारगेट किया गया है बैलिस्टिक मिसाइल अटैक के जरिए। मध्य इजरायल में यह पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुआ है जहां हुती ने सीधे सेंट्रल इजरायल को टारगेट किया है। दक्षिण इजरायल में अभी तक हुती जिस तरीके से हमलों को अंजाम देता आया है उसमें खबर यह सामने आई थी कि कई बार यहां ड्रोन अटैक्स हुए हैं। इजरायल पर 2000 किलोमीटर दूर से हमले को लेकर खबर जानिए, क्योंकि यमन से मध्य इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला हुआ है। 15 मिनट तक आसमान में हुती की यह मिसाइल रही है। हालांकि पूरा लाल सागर पार कर इजरायल में यह अटैक हुआ है।
ये अटैक जिस तरीके से अंजाम दिया गया है उसको लेकर एक्सपर्ट से करूं सवाल। उससे पहले ये तस्वीरें और अब सीधे इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में और डिटेल कि आखिर यमन से इजराइल पर जो हमला हुआ है उसको लेकर खबर किस तरीके से सामने आ रही है। ये इंफॉर्मेशन मैप के आधार पर भी वही सवाल, क्योंकि इजराइल पर ये 2000 किलोमीटर दूर से जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है उसमें ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तेल अवीव से करीब 30 किलोमीटर दूर कैफर डेनियल में ये मिसाइल गिरी है और पूरा लाल सागर पार करते हुए इजराइल ने जिस तरीके से इस अटैक को अंजाम दिया है, रेड सी में अमेरिकी एयर डिफेंस को भी भनक तक नहीं लगी। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। हालांकि दक्षिण इजराइल में हुती पहले से जिस तरीके से हमलों को अंजाम देता था, दक्षिण इजराइल में इलात में आईडीएफ ठिकानों पर भी कई बार मिसाइल ड्रोन अटैक हुए हैं। इस बारे में अभी तक खबरें सामने आती थी, लेकिन हुती के इस मिसाइल अटैक को लेकर ही पहला और सबसे बड़ा सवाल सर आपसे करना चाहूंगी शंकर प्रसाद सर, क्योंकि हुती की ताकत का क्या अंदाजा अब नहीं लगा पा रहा इजराइल भी। यहां सीधे सेंट्रल इजराइल को टारगेट किया गया है और इंपॉर्टेंट यह है कि किस तरीके से अब मिसाइल अटैक हुआ है। जी, जो आपने सवाल उठाया और जो अभी तक आपने इंफॉर्मेशन दी है उससे 2-4 पॉइंट बड़े क्लियर होते हैं। पहली बात तो ये है कि ये समझना चाहिए कि कोई भी डिफेंसिव इक्विपमेंट 100% रिलायबल नहीं हो सकता। आयरन ड्रोन्स जो हैं वो काफ़ी हद तक 80%, 90%, 95% मिसाइल्स को और ड्रोन्स को रोक सकते हैं, लेकिन 100% कोई डिफेंसिव इक्विपमेंट एक अटैकिंग इक्विपमेंट को नष्ट नहीं कर सकता। तो ये तो ज़रूरी होना ही था कि किसी न किसी समय, किसी न किसी दिन, चाहे हूती का हो, चाहे हिजबुल्लाह का हो, चाहे हमास का हो, कोई ना कोई मिसाइल तो आयरन ड्रोन कोर को पास करके इजराइल के अंदर गिरेंगे। तो वो हुआ है। लेकिन अब समझने की बात यह है कि सबसे पहले लेते हैं हूती को, जिसका आप जिक्र कर रही है। हूती का आपने डिस्टेंस दिखाया तकरीबन यमन का 2000 किलोमीटर है, यानी कि ग्राउंड अटैक की तो कोई संभावना इसमें है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि क्या इजराइल के पास इस समय एयर पावर काफी अच्छी है कि नहीं है? अवश्य है। क्या उनके पास मिसाइल पावर है? अवश्य है। क्या उनके पास आर्टिलरी और लॉन्ग रेंज ICBMs है? अवश्य है। तो इसका जवाब देंगे वो। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये उठता है कि इजरायली आर्मी का, इजराइल का इस समय एक ऑब्जेक्टिव और एम क्या है। अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव और एम से भड़क गए हैं, उनका एम और ऑब्जेक्टिव यह है कि प्रिजनर्स को रिलीज कराना, होस्टेजेस को रिलीज कराना, तो उसकी तो जिक्र हो नहीं रही है। तो क्या वो एम छोड़ दिया गया है? अब क्या सिर्फ अब एयर वॉरफेयर, लैंड वॉरफेयर तीनों जगह से हमास की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से, हुती की तरफ से होती रहेगी? तो दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। उसका तो कोई अंत है ही नहीं। वो तो एक दूसरे पर डिस्ट्रक्शन होती रहेगी। लेकिन जो इस किस्म का नुकसान इजराइल के अंदर हुआ है, सेंट्रल इजराइल के अंदर हुआ है, वो मैं समझता हूँ कि इजराइल इसका अवश्य बहुत सख्त जवाब देगा यमन को। दो सवाल सर आपकी बात से, प्रसाद सर मैं आपके पास आती हूँ सर। अब इजराइल किस हद तक जाएगा हुती के खिलाफ? दूसरा सवाल कि इजराइल के ऑब्जेक्टिव को लेकर आपने बात की, लेकिन अब आगे बहल सर, खबरों के बाद सवाल आपसे करूंगी। सवाल होगा हुती की बढ़ती ताकत को लेकर, क्योंकि हुती के मिसाइल अटैक से तेल अवीव में दहशत को लेकर खबर है। तेल अवीव के रेलवे स्टेशन में लगी भीषण आग की अब तस्वीर आपके सामने होगी। बैलिस्टिक मिसाइल हमले से आग लगने का दावा किया जा रहा है और लेबनानी मीडिया अल मयादीन की तरफ से इस बड़े दावे के बारे में और इंफॉर्मेशन रखूं आपके सामने। उससे पहले यह तस्वीर देखिए, क्योंकि यहां बैलिस्टिक मिसाइल हमले को लेकर आज जो बड़ी खबर सामने आई है और उसके बाद के हालात की वो तस्वीर जहां बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद आग लगने का किया जा रहा है दावा। अब हुती के मिसाइल हमले से पूरे इजराइल में हड़कंप को लेकर तो खबरें आ रही हैं। तेल अवीव में हमलों को लेकर एयर रेड अलर्ट है और तेल अवीव के सभी इलाकों में सायरन बज रहे हैं, जिसकी आवाज भी इन तस्वीरों में साफ सुनाई दे रही है। पूरे इजराइल में हवाई खतरों के जो सायरन गूंज रहे हैं, 10 से ज्यादा शहरों में रॉकेट हमलों का ये एयर अलर्ट बताया जा रहा है। तुम हुती के इसी मिसाइल अटैक से तेल अवीव में दहशत की भी तस्वीर आपके सामने है। हालांकि ये 4 तस्वीर आपके सामने, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक को लेकर आज खबर बड़ी है। सेंट्रल इजराइल को यहां टारगेट किया गया है। लोकेशन इंपॉर्टेंट है। 2000 किलोमीटर दूर से जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, एक्सपर्ट से इसी को लेकर हम कर रहे थे सवाल। अब पूरे इजराइल में जिस तरीके से सायरन गूंज रहे हैं उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी यही बना है कि आखिर हुती की इस बढ़ती ताकत का क्या इजराइल को कोई अंदाजा नहीं रहा।
हुती की ये ताकत बढ़ी कैसे, और जिस तरीके से इस वक्त लेबनानी मीडिया की तरफ से भी अल मियादीन का ये बड़ा दावा सामने आ रहा है, पूरे इजराइल में जिस तरीके से सायरन गूंज रहे हैं, इस बढ़ते खतरे को देखते हुए एक बड़ा सवाल ये उठा दिया गया कि आखिर इजराइल इस खतरे को कैसे देगा जवाब। अब आयरन डोम पर भारी हुती की मिसाइल, क्योंकि मिसाइल अटैक रोकने में आयरन डोम नाकाम रहे। एक्सपर्ट से भी इसी आधार पर हम सवाल कर रहे थे, क्योंकि अब आईडीएफ ने 22 आयरन डोम मिसाइल को लॉन्च किया है और हुती मिसाइल मार गिराने में नाकाम सभी 22 मिसाइल। हमलों को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, खबर यही है कि आयरन डोम पर भारी हुती मिसाइल। ये बात क्यों कह रहे हैं? ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दावे इस अटैक के आधार पर किए जा रहे हैं जहां मिसाइल अटैक रोकने में नाकाम एयर डिफेंस आयरन डोम। हमले की जानकारी पर 22 आयरन डोम मिसाइल लॉन्च, हुती मिसाइल मार गिराने में नाकाम सभी 22 आयरन डोम मिसाइल। और सेंट्रल इजराइल के कैफा डेनियल में हुती की ये बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है। अब तेल अवीव समेत पूरे इजराइल में एयर डिफेंस जिस तरीके से एक्टिव है, नॉर्थ और साउथ इजराइल में हाई अलर्ट मोड पर भी आईडीएफ के बेस बताए जा रहे हैं। लेकिन बहल सर, सवाल यही, हुती की इस बढ़ती ताकत का सवाल यही कि आखिर कहां से आई, किसने दी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आगे रखूंगी सर। लेकिन हुती की इस बढ़ती ताकत की मुकाबला सीधे करने को वो तैयार है इजराइल के अंदर वार करते हुए। सुरभि जी, बहुत ही अच्छा आपने डेटा प्रेजेंट किया है। मैं इस पे 2-3 क्वेश्चन भी उठाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये उठाऊंगा कि जो पैलेस्तीन मिसाइल की बात की जा रही है कि जिसका इस्तेमाल कर रही है हुती, तो वो बेसिकली फतेह मिसाइल के ऊपर बेस्ड है। ये तो कहा ही जा रहा है कि उनके पास तो कैपेबिलिटी है ही नहीं मिसाइल बनाने की। अब आपने दो चीजें बहुत अहम बताई थी। सबसे पहले चीज बताई थी कि 2000 किलोमीटर, ये डिपेंड करता है कहां से लॉन्च की गई है। और अगर उनके पास ऐसी मिसाइल है हाइपरसोनिक, जो उनके पास है फतेह रिलेटेड मिसाइल, उसकी रेंज 4 वर्जन्स की है, 300, 500 और 700 किलोमीटर, यानी कि सबसे ज्यादा 700। ये सब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर उनके पास एंटी मिसाइल सिस्टम, एंटी शिप सिस्टम है, तो उनकी भी रेंज 140 से 500 किलोमीटर के बीच में है, जो 5 मिसाइल्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिसाइल, अगर तो ये फतेह रिलेटेड मिसाइल है, तो ये वहां यमन से लॉन्च नहीं की गई। इसका इस्तेमाल किसी और देश से, जैसे लेबनान से भी हो सकता है या कहीं और जगह से किया गया, और सीरिया से भी हो सकता है, तो कहीं से भी ये की जा सकती है। और ये कभी भी ईरान नहीं कहेगा, क्योंकि वो यूएन से कमिटेड है कि वो अपने मिसाइल सिस्टम्स को इस वॉर में इस्तेमाल नहीं होने देगा, यूएन रेजोल्यूशन के अंतर्गत। तो वो ये कभी नहीं कहेगा कि हमने मिसाइल्स दी हैं, पर है तो ये फतेह मिसाइल्स ही। और ये मेरे को नहीं लगता कि ये यमन से लॉन्च की गई होंगी, क्योंकि इनकी रेंज बहुत लंबी है। और अगर ये रेंज लंबी है, यमन के पास कौन सी मिसाइल्स हैं? जब वो यूनिफाई हुआ था, उसके पास एक मिसाइल थी जिसको कहते हैं स्कड, जिसकी रेंज 1000 से 500 1500 है, लेकिन वो हाइपरसोनिक नहीं है। हाइपरसोनिक सिर्फ फतेह है, जिसकी स्पीड जो है 6000 किलोमीटर के आसपास है पर आवर, यानी कि 5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा है। तो ये मिसाइल या तो लॉन्च की गई है लेबनान से या सीरिया से या कहीं और से। ये है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और दूसरी चीज आपने बहुत अहम कही थी, वो ये कही थी कि इसको सेंट्रल इजराइल में टारगेट किया गया है। और ये क्यों आयरन डोम ने नहीं ली? आयरन डोम के साथ साथ इजराइल के पास एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है अमेरिका का, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये दोनों सिस्टम इसको क्यों नहीं पकड़ पाए? क्योंकि करेक्ट लॉन्च टाइम और सैचुरेशन, अगर उसी टाइम पे रॉकेट्स भी फायर किए गए होंगे कात्यूशा, तो हो सकता है कि जो इनका आयरन डोम सिस्टम है वो कात्यूशा रॉकेट को उस टाइम इंटरसेप्ट कर रहा हो, और उसी के भीड़ में अगर ये लॉन्च की गई है, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेटेड अटैक है। तो आप कुछ पूछना चाहते थे मुझसे? मैं यही कहना चाहती थी, अगर ये कोऑर्डिनेटेड अटैक है, ईरान के समर्थन की भी बात आपने कह दी, लेकिन अभी थोड़ी देर में मैं इंफॉर्मेशन रखूंगी, उसी बढ़ती सैन्य ताकत के बारे में करूंगी सवाल। लेकिन उससे पहले अब हमले के बाद हुती की इजराइल और अमेरिका को जो वार्निंग आई है, ये जरा सुनिएगा, क्योंकि समंदर के बाद जमीन पर हराएंगे और हुती से टक्कर ली तो बर्बाद हो जाएंगे। यमन के रक्षा मंत्री की ये डायरेक्ट वार्निंग सामने आई है। ये वार्निंग आखिर है क्या, करूंगी इस बारे में भी एक्सपर्ट से सवाल। उससे पहले जानिए कि ये अब बड़ी वार्निंग दी गई है। हालांकि जिस तरीके से अभी तक इस डिस्टेंस को लेकर एक्सपर्ट्स के साथ हमने सवाल किया है, उसमें यह इंपॉर्टेंट था कि किस तरीके से एयर स्ट्राइक्स कर और अभी तक मिसाइल अटैक्स के जरिए, ड्रोन्स के जरिए हमलों को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, इस हमले के बाद हुती की इजराइल और अमेरिका को यह वार्निंग है, कहते हुए कि समंदर के बाद जमीन पर हराएंगे।
इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ये देखिए इंफॉर्मेशन है कि क्या यमन की मिसाइल रेड सी में अमेरिकी डिफेंस को भी चकमा दे गई। सवाल इंपॉर्टेंट है, क्या यमन को रोकने में अमेरिकी वॉरशिप भी नाकाम रहे? हुती को रेड सी में रोकने के लिए जिम्मेदार अमेरिका भी क्या फेल हो गया है? हालांकि क्या हुती ने हिजबुल्लाह पर हो रहे हमलों का बदला लिया है? क्या यमन पर हुए अमेरिकी हमलों का बदला इजराइल पर अटैक से लिया गया है? क्या इजराइल पर अब नॉर्थ और साउथ से एक साथ हमले होंगे? प्रोफेसर अमिताभ, सवाल उस लिहाज से, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ इजराइल पर खड़ा नहीं हो रहा। सवाल मैं बार बार हुती की उस बढ़ती क्षमता के आधार पर इसलिए कर रही हूं क्योंकि क्या हुती इतना पावरफुल हो चुका है कि वो सीधे अमेरिका, ब्रिटेन सबके मुकाबले के लिए तैयार है? देखिए, ये जो पर्टिकुलर अटैक हुआ है, हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक जो भी कहा जा रहा है, उसकी एक चीज आप मार्क करेंगे कि इसने सऊदी बॉर्डर, जॉर्डेनियन बॉर्डर्स, 2 अमेरिकी फ्रिगेट्स और एक फ्रेंच जहाज को या टोही रडार को इसने ब्रीच किया है, तब जाके ये इजराइल में लैंड किया है, सेंट्रल इजराइल में। और कहा यह भी जा रहा है कि सीधा ये तेल अवीव एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर दूर गिरा है। तो आप समझ सकती हैं इसकी मारक क्षमता कितनी रही होगी। दूसरा, इसकी टेक्नोलॉजी कहां से आई होगी, किसने दी होगी? जाहिर है सारा शक इस समय ईरान पे जा रहा है, और ईरान ने इन दिनों आपने देखा होगा मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफी प्रोफिशिएंसी हासिल कर ली है। तो जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, और ईरान इस समय इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद, तेहरान के बाद एक तरफ से ऑफेंसिव मोड में अब तक नहीं आया था। हम लोग भी ये कयास लगा रहे थे कि हिजबुल्लाह और हमास या उनके जितने हुती रिबल्स हैं वो उन पर अटैक करेंगे, तो ये उसकी की कड़ी है। लेकिन अमेरिका इस समय सचमुच सकते में होगा, इजराइल तो होगा ही, कि अगला वार कैसे होगा। और हमेशा इजरायलियों को ये लगा है कि जितने भी एक्सटर्नल एनिमीज हैं उनसे हम इंसुलेटेड है। हमारे जो इंटरनल एनिमीज यानी जो पैलेस्टीनियंस हैं, जो वेस्ट बैंक और गजा में हैं, उनसे अटैक हो सकता है। लेकिन अब एक्सटर्नल अटैक भी सक्सेसफुल होने लगा है, तो अब ये देख के लग रहा है कि पूरी तरह इजराइल वल्नरेबल हो गया है। और वल्नरेबल कर दिया गया है, या इजराइल को डिस्ट्रैक्ट करने की भी एक पूरी तरीके से कोशिश कहूं, क्योंकि सवाल अभी भी मैं वापस वहीं घुमा फिरा कर आ रही हूं कि हुती की इस बढ़ती ताकत की वजह क्या है? क्या हुती के पास हाइपरसोनिक मिसाइल आई कहां से? अगर ईरान के समर्थन की बात बार बार हमारे एक्सपर्ट्स यहां पर दोहरा रहे हैं, तो हुती को इतनी खतरनाक मिसाइलें दी किसने हैं? इसी को लेकर बड़ा सवाल इसलिए भी क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और लोकेशंस समझना जरूरी है। ईरान जिस तरीके से डायरेक्ट अटैक को अंजाम देगा, इसको लेकर पिछले कई दिनों से हम सवाल करते आ रहे हैं। ईरान अपने प्रॉक्सीज को समर्थन देते हुए जिस तरीके से इजराइल का घेराव कर चुका है, उसमें हमास हमलों को अंजाम देता आया है, हिजबुल्लाह हमलों को अंजाम देता आ रहा है, और अब बात हो रही है उस ट्रिपल एच की जिसमें हुती भी शामिल है। लेकिन हुती की इस बढ़ती ताकत को लेकर आज सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हुती ने अब हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक को अंजाम दिया है। अब सवाल है हुती के पास ये हाइपरसोनिक मिसाइल आई कहां से? जून में हुती ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल दिखाई, सॉलिड फ्यूल हाइपरसोनिक मिसाइल का ये एक वीडियो भी जारी किया गया था। IRGC के जरिए हुती को मिसाइल मिलने की आशंका है, और ईरान के फतेह मिसाइल से मिलती जुलती ये मिसाइल है, जिस बारे में एक्सपर्ट भी यहाँ जिक्र कर रहे थे, क्योंकि 2500 किलोमीटर तक हमला करने में जिस तरीके से ये सक्षम है, दायरा किस तरीके से आगे बढ़ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये वही वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं उस हाइपरसोनिक मिसाइल का जो हुती के पास है, उस हाइपरसोनिक मिसाइल का जिसके जरिए अब उसने सीधे सेंट्रल इजराइल को टारगेट किया है। अब एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि बेहद ताकतवर जिस तरीके से हुती हो चुका है, हुती के पास हाइपरसोनिक मिसाइल की ये तस्वीर भी हमने आपको दिखा दी। हुती के पास जानिए किस तरीके से बदर, असैफ, थंकिल, फलक बैलिस्टिक मिसाइल है, और हुती के पास कुछ मयून, बहर अल अहमर क्रूज मिसाइल भी है। हुती के पास एंटीशिप S-75 मिसाइल है, हुती के पास सुसाइड ड्रोन्स है। यही वजह है कि अभी तक जिस तरीके से प्रसाद सर हुती ड्रोन्स के जरिए हमलों को अंजाम दे रहा था, आज वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये सवाल मैं बार बार प्रसाद सर इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि हुती को अगर समर्थन यहाँ पूरी तरीके से ईरान की तरफ से मिल रहा है, क्या ये इजराइल को हर फ्रंट पर उलझाए रखने की ही कोशिश है जिसमें सभी अब कामयाब हो चुके हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए, समझने की बात यह है कि ये 3 जो आपको दिखा रही है
हिजबुल्लाह, हमास और हुती, ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। राइट। वर्ल्ड के अंदर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जिसके पास इस किस्म के हथियार हों, जिसके पास इस किस्म की R&D की कैपेबिलिटी हो, इस किस्म मिसाइल को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी। तो ये कहाँ से आ रहे हैं? आप 6 दफा दोहरा चुकी हैं। हो सकता है सिर्फ ईरान से आ रहे हैं। अभी कौन से रास्ते से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये बात अलग है। लेकिन पॉइंट सुनने समझने का ये है कि ये मिसाइल अटैक तो अब होते रहेंगे। कब तक होते रहेंगे इसका कोई जवाब नहीं है। हमास भी कर रहा है, हिजबुल्लाह भी कर रहा है, हुती भी कर रहा है, लेकिन इसको काउंटर कैसे किया जाएगा, दैट इज द बिगर क्वेश्चन। अब इनके पास मिसाइल हैं, वो तो आप दिखा रही हैं। इनके पास मिसाइल कहाँ से, वो भी आपने बताया, सबने बताया कि ईरान के अलावा तो हो नहीं सकता। तो क्या जहाँ से मिसाइल आ रहे हैं उसको कुछ और पनिशमेंट की जरूरत है? क्या इस समय नेगोशिएशंस की जरूरत है? क्या इस समय इस लड़ाई को रोकने की जरूरत है? तो आपको इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है इस समय। ये मिसाइल आ रहे हैं कहाँ से टेक्नोलॉजी आ रही है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास क्या R&D कैपेबिलिटी है? जीरो। इनके पास क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी है? जीरो। इनके पास क्या प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है? जीरो। तो कहाँ से बने बनाए मिसाइल आ रहे हैं? कहाँ से इनका डायरेक्शन हो रहा है? कहाँ तक इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए कि आयरन ड्रोन को ही सब डिस्ट्रॉय करके अंदर घुस सकते हैं? तो दीज आर मेजर इश्यूज जो इस किस्म की लड़ाई को और एनलार्ज करने की कोशिश हो रही है। अमेरिका एनलार्ज करेगा इस तरफ से इजराइल के जरिए और ब्रिटेन के जरिए, उधर से ईरान इसको एनलार्ज करेगा, फिर सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इसमें एक तरफ जुड़ जाएंगे। तो दिस इज हेडिंग टुवर्ड्स एन डेफिनेट एस्केलेशन। और ये एस्केलेशन कहाँ तक सहन करेगी दुनिया? एग्जैक्टली। और सर अगर ये एस्केलेट हो भी रहा है तो अब मैं वही सवाल करूंगी कि हुती किस हद तक अब इजराइल के अंदर आकर हमलों को अंजाम देने की तैयारी कर चुका है। हालांकि एक और खबर है सर, हुती पर अमेरिकी सेना के नॉनस्टॉप अटैक जिस तरीके से जारी है उसको लेकर आज खबर आई है, जहां हुती के 3 ड्रोन और कॉम्बैट व्हीकल्स को नष्ट कर दिया गया है। कमर्शियल शिप पर हमले से पहले हुती के ड्रोन्स को तबाह किया गया है। हमले से पहले इजरायली रक्षा मंत्री से यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ की मुलाकात को लेकर भी खबर सामने आई है। हालांकि यहां आपको जानना चाहिए कि किस तरीके से अभी तक हमलों को अंजाम दिया गया है, उसमें कमर्शियल शिप्स तो टारगेट किए जा ही रहे हैं पिछले कई महीनों से। अब कमर्शियल शिप पर हमले से पहले ये एक और हमले को नाकाम करने का दावा किया जा रहा है और ये हुती पर अमेरिका के अटैक की खबर है। हुती के हमलों की बात हमने की है, लेकिन हुती के साथ साथ हिजबुल्लाह के हमले को लेकर भी आज खबर आई है। और आपको बता दें, इजराइल पर हिजबुल्लाह का 50 से ज्यादा रॉकेट अटैक को लेकर खबर है। हालांकि गलीली से गोलान हाइट्स तक रॉकेट अटैक को लेकर खबर आई है। कई इलाकों में रॉकेट अटैक से आग लग चुकी है। इजरायली डिफेंस की तरफ से तो दावा किया जा रहा है कि कई रॉकेट्स को मार गिराया गया है। और ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरीके से हर बार दावे इजरायली डिफेंस की तरफ से भी किए जाते हैं कि कई रॉकेट्स को मार गिराया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर इलाकों में जिस तरीके से रॉकेट अटैक को अंजाम दिया गया है उसके बाद जगह जगह लगी आग की ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां गलीली से गोलान हाइट्स तक रॉकेट अटैक को लेकर खबर आई है। 1-2 नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के 50 से ज्यादा रॉकेट अटैक हुए हैं। और इजराइल के मिलिट्री बेस पर हमले को लेकर आज फिर खबर सामने आई है और मैतुला के मिलिट्री बेस पर यह ड्रोन से हमला हुआ है। मैतुला में हिजबुल्लाह का यह सुसाइड ड्रोन अटैक है और हमले से मिलिट्री बेस में धमाके की खबर भी सामने आई है। एक्सपर्ट्स ने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि इजराइल को पूरी तरीके से वल्नरेबल कर चुके हैं और इजराइल की इसी स्थिति को देखते हुए आज की ये 2 तस्वीरें भी जरा देखिए, क्योंकि यहां एक तरफ हुती ने हमले को अंजाम दिया है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया है। खबर यही है कि इजराइल पर यह डबल अटैक हुआ है और बहल सर, इजराइल को इतना वल्नरेबल करने के बावजूद अब ये सवाल मैं इसलिए दोहरा रही हूं, अभी तक हम समझ रहे थे कि इजराइल किस हद तक जाएगा। इजराइल तो हर फ्रंट पर तीनों का मुकाबला कर ही रहा है, लेकिन अब हुती किस हद तक जाने को तैयार है, सीधे इजराइल के अंदर टारगेट कर रहा है। हिजबुल्लाह लगातार अभी तक हमलों को अंजाम देते हुए बड़े स्तर पर इजराइल के अंदर आकर वार कर चुका है। देखिए, सबसे बड़ी बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आपने कही थी, शाहिद 136 ड्रोन जो है उनका, वो 2500 किलोमीटर तक जाता है और उसकी रेंज इन सभी इजराइल को वो कवर कर देता है यमन से। और दूसरी चीज जो आपने बहुत महत्वपूर्ण अभी कही कि अगर हुती अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ा रहा है तो इजराइल के पास क्या विकल्प है। इजराइल के पास विकल्प अभी बहुत कम होते जा रहे हैं।
उन्होंने गाजा के ऊपर 11 महीने से अटैक करते हुए अभी भी गाजा के अंदर भी आईडीएफ फोर्सेस को हमस टारगेट कर। उसके बाद जो आता है उनके अटैक जो वेस्ट बैंक पे चल रहे हैं, वेस्ट बैंक को वो गाजा बनाना चाहता है, वहां के टनल्स भी उसने पकड़नी शुरू कर दी हैं। लेकिन उसके ऊपर अगर वो वेस्ट बैंक पे अपने ऑपरेशंस बढ़ाता है तो क्या वो अपने ऑपरेशंस लेबनान में भी बढ़ा सकता है, हुती के अगेंस्ट भी बढ़ा सकता है? तो मुझे नहीं लगता कि ये जो आतंकी संगठन है जिनका एक जगह पे टारगेट नहीं है, ये मोबाइल होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जो मिसाइल्स के सिस्टम्स भी ये यूज करते हैं वो मोबाइल सिस्टम्स यूज करते हैं। तो एक जगह स्टैटिक नहीं है। इनके अगेंस्ट अगर ग्राउंड ऑपरेशंस भी किए जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। ये गाजा ने प्रूव करके की दिखा तैयारी दिया इस तरह की है कि वो जमीनी स्तर पर भी इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये कहना है उनका कि, लेकिन अगर आप देखिए, अगर कोई भी आतंकी संगठन है 11 महीने से ऊपर आप हमस को तो बर्बाद कर नहीं पाए, एक छोटी सी गाजा स्ट्रिप के अंदर, तो आप लेबनान को भी टेक ओवर करना चाहते हैं, यमन पे भी अटैक करना चाहते हैं, तो ये तो सब हो ही नहीं सकता। और यमन पे ग्राउंड हमला तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं इजराइल को अब पीस डील की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि उसके अपनी कंट्री के अंदर हजारों की संख्या में रोज लोग सड़कों पे आए हुए हैं और कह रहे हैं पीस डील करिए, पीस डील करिए। और नेतन्याहू अगर आज इलेक्शन पे खड़े होते हैं तो बहुत बुरी तरह से हारेंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा सर, क्योंकि जिस तरीके से चेतावनियां एक मिनट दीजिएगा बस। हाँ जी सर। इसमें आंसर, इसका सॉल्यूशन सिर्फ दो ही है। पहले पीस डील की तरफ मूव करिए, फिर 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ मूव करिए। अगर वो नहीं मूव करते इसकी तरफ तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए रहेगी। ओके, लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा? चलिए आगे इस स्तर पर सवाल करूंगी प्रोफेसर अमिताभ आपसे, लेकिन उससे पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल को बड़ी चेतावनी दे दी है। आज की एक और बड़ी खबर सामने आई है जहां इस चेतावनी में साफ तौर पर कह दिया गया कि इजराइल ने युद्ध शुरू किया तो विनाशक अंजाम, जंग हुई तो इजराइल में और लाखों लोग विस्थापित होंगे। हिजबुल्लाह सेकंड इन कमांड नईम कासिम की तरफ से दी गई चेतावनी को लेकर यह खबर है। ये चेतावनी आखिर है क्या? इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगी, क्योंकि इजराइल ने अगर युद्ध शुरू किया तो विनाशक अंजाम। और ये जो चेतावनियां सामने आती हैं, इसी आधार पर एक्सपर्ट से हम ये सवाल करते हैं कि आज की ये ग्राउंड रियलिटी क्या संकेत देती है? किस हद तक इन चेतावनियों के तहत इनकी आगे हमलों को अंजाम देने की तैयारी है? किस हद तक ये हमलों को अंजाम देते हुए अभी फिलहाल ये जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें विनाशक अंजाम भुगतने के दावे करते हैं? क्योंकि इजराइल पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, खबर आपको बता दें कि अब इजराइल को हिजबुल्लाह की चेतावनी को लेकर आज ये खबर आई है, जहां कह रहे हैं कि इजराइल ने युद्ध शुरू किया तो विनाशक अंजाम होगा। हिजबुल्लाह युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन हुआ तो मजबूती से सामना भी करेगा। जंग हुई तो इजराइल में और लाखों लोग विस्थापित होंगे। नॉर्थ इजराइल से विस्थापित हुए लोगों को लौटाना मुश्किल होगा। और हिजबुल्लाह में सेकंड इन कमांड नईम कासिम की तरफ से दी गई चेतावनी को लेकर यह खबर है। नॉर्थ इजराइल में रॉकेट हमलों की वजह से ही करीब 1 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। और इसी ग्राउंड रियलिटी का मैं यहाँ जिक्र कर रही थी। हालांकि अब नॉर्थ इजराइल पर भीषण हमलों से मचे हड़कंप को लेकर भी खबर जानिए, क्योंकि हमास जिस तरीके से ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक कर रहा है, एक और तस्वीर सामने आई है। आईडीएफ बेस को टारगेट करने की ये तस्वीर देखिए, जंगली इलाके में हमास का ये सीक्रेट ठिकाना, और हमास ने हमले के वीडियो भी जारी किए हैं। दक्षिण लेबनान में इजराइल के भीषण हमले को लेकर भी खबर आई है। आईडीएफ अटैक से रोमन शहर कांप उठा है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की बमबारी हुई है। इन्हीं हमलों से रिहायशी इलाकों में भी दहशत है। खबर साउथ लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी को लेकर। 7 दिन में हिजबुल्लाह के 140 ठिकानों को तबाह किया गया है। वेपन प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला, वेपन डिपो और कई रॉकेट लॉन्चर से हमला। लेबनान के साथ सीरिया में भी बड़े ऑपरेशन को लेकर इनपुट है। अब इजराइल के पलटवार को लेकर इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये हमला 140 के पार। साउथ लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी। लेबनान में हिजबुल्लाह के 140 ठिकानों पर हमले को दिया गया अंजाम। हिजबुल्लाह के वेपन प्लांट, इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधे टारगेट किया गया। दर्जनों वेपन डिपो, निगरानी पोस्ट और रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह किया गया। यानी जिन लोकेशन से ये ऑपरेट कर रहे थे, सीधे उन्हें ही टारगेट कर ध्वस्त करने का दावा किया जा रहा है। और हकीकत यह कि एक हफ्ते में आईडीएफ का कई हिजबुल्लाह कमांडर्स को मारने का भी दावा है। लेबनान के साथ सीरिया में भी इजराइल के बड़े ऑपरेशन को लेकर खबर सामने आई है। अब इन्हीं ऑपरेशंस के तहत प्रोफेसर अमिताभ, कब तक और किस एक्सटेंट तक ये ऑपरेशंस चलेंगे, ये अभी तक हमने सवाल किया था। आखिर वो क्यों नहीं कर पा रहे नेतन्याहू, जो नीड ऑफ द आवर है? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इजरायली सरकार को कि ये वॉर को एक्सटेंड करें।
इजराइल ये कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि बिना हमास को डिफीट किए हम अपने हॉस्टेजेस को रिलीज कर देंगे। दूसरा, ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह ईरान या उनके समर्थित मिलिशिया जितने भी हैं, चाहे वो सीरिया में हो, लेबनान में हो और हुती रेबल्स जैसे हैं, वो अटैक करेंगे तो इनको एक लेजिटिमेसी मिलेगी एक्सटर्नल अटैक करने के लिए, और वो बाहरी तौर पर वो उनसे लड़ने लगेंगे। इतिहास अगर देखें तो इजराइल ने अपने सारे पड़ोसियों को कुछ ही दिनों में हराया है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 से ज्यादा बार ऐसा किया है। लेबनान का आधा उसने कैप्चर किया था 85 से 90 तक। तो इजराइल के लिए कभी ये मुश्किल नहीं होगा कि वो ये दिखा पाए कि वो लेबनान को कैप्चर कर सकते हैं या इजराइल सीरिया को तबाह करते हैं। इजराइल के साथ जो इमीडिएट प्रॉब्लम है वो कि हमास को वो टैकल नहीं कर पाए, और बेंयामिन नेतन्याहू इसमें पूरी तरह असफल रहे। असफल ही नहीं रहे, उनके बाद जो कहते हैं द डे आफ्टर का भी प्लान नहीं है। लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा, सीज फायर करने के लिए नेतन्याहू तैयार नहीं है। हुती, हमास, हिजबुल्लाह तीनों कभी तेज कभी धीरे ये अटैक करते रहते हैं। हाल ही में हमने देखा था कि इजराइल ने 100 युद्धक विमान लेबनान की धरती पर उन पर अटैक किए थे, और कहा कि उनके जितने साजो सामान हैं, जितने लीडरशिप है, ऑफिसेज हैं, सबको हमने तोड़ दिया। लेकिन ये देख के लग रहा है जिस तरह से अटैक हो रहे हैं रोज, ये खत्म नहीं हो पा रहे हैं। सिचुएशंस इग्नाइट हो रही है, एस्केलेट हो रही है सर। बिल्कुल, मैं आपके पास जल्द वापस आती हूँ प्रोफेसर अमिताभ, क्योंकि एक और वॉर फ्रंट की अब बात करूंगी, और इस वॉर फ्रंट में ये सबसे बड़ा सवाल, रूस वर्सेस नेटो, काउंटडाउन शुरू। बड़ी खबर पर डिटेल इंफॉर्मेशन अब से थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले रूस के बेलगरोद पर बड़े हमले की तस्वीर, रिहायशी इलाके पर भीषण गोलीबारी की तस्वीर सामने आई है। 4 इलाकों में एक साथ शेलिंग की गई है। हमले में एक महिला की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। 10 से ज्यादा घरों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। रूस की रेलवे लाइन पर यूक्रेन के हमले को लेकर भी खबर है। 4 रेलवे ट्रैक पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। ऑयल टैंकर ले जा रही ट्रेन पर सीधे हमले को अंजाम दिया गया। रेल यार्ड को ड्रोन हमले से कैसे नुकसान पहुंचा, तस्वीर आपके सामने। खबर रूस के गैस प्लांट पर बड़े धमाके को लेकर भी है। स्वेदलोवस्क के गैस प्लांट में यह आग लगी है। देखिए तस्वीर, गैस पाइपलाइन में धमाके के बाद आग फैलती गई। रूसी प्लांट पर यूक्रेन के ड्रोन हमले की आशंका है। तो इस वॉर फ्रंट पर हकीकत यह है कि अब पहले सप्लाई रूट को टारगेट किया जा रहा था, अब इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उसी की इस हमले के बाद तस्वीर सामने आई है। अब खबर रूस के वोरोनेज में आग से लगी भीषण तबाही की भी आपके सामने होगी। वोरोनेज के 50 इलाकों में आग से हड़कंप मचा हुआ है। वोरोनेज पर यूक्रेनी ड्रोन से हमले की आशंका है, और रिहायशी इलाकों तक जिस तरीके से आग की लपटें फैली हुई नजर आ रही है, देखिए तस्वीर। तो आज की हकीकत यह है कि इस वॉर फ्रंट में अलग अलग जगहों पर लगी आग की ये तस्वीरें, 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने है, क्योंकि बेलगरोद रिहायशी इलाके में लगी आग की ये तस्वीर, टोकमक रेलवे लाइन में जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया उसके बाद लगी आग की तस्वीर, स्वेदलोवस्क गैस प्लांट को टारगेट किया गया, यहां भी आग की ये तस्वीर सामने आई है, और वोरोनेज जहां 50 इलाकों में आग पूरी तरीके से विकराल रूप ले चुकी है और फैलती जा रही है। अब प्रसाद सर, इस वॉर फ्रंट में ये बात मैंने इसलिए पहले शुरुआत में कह दी कि अभी तक सप्लाई रूट लाइंस को टारगेट किया जा रहा था, अब अंदर तो नहीं शामिल हो पा रहे, लेकिन अंदर मौजूद इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधे तौर पर टारगेट की ही आज की ये तस्वीरें हैं। देखिए, ये इस वॉर का एक इंक्रीमेंटल स्टेज है। दिन पे दिन ये लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। यूक्रेन को सामान मिलता है नाटो से, अमेरिका से, उसके इस्तेमाल करने के बाद ये रशिया के अंदर डीप जाने लगे हैं। 3 दिन पहले ही वो ड्रोन अटैक भी हुआ था। आज आप सब जगह दिखा रहे हैं किस तरीके से अटैक हुआ है, मिसाइल के जरिए या ड्रोन्स के जरिए, जहां आग लग रही है। तो इसमें मेरा कहना यह है कि फिर वही बात पलट कर आती है, क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव सही है कि गलत है? क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव को थोड़ा बदली करना जरूरी है? क्या इस समय ये देखना है कि हमारा इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या है? और सबसे बड़ी बात जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहता हूँ ये है कि हालांकि हमारे पास ना आपके पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, हमारे पास और आपके पास क्लिपिंग्स हैं जो आपके जरिए हमारे पास आती है। देखिए, एक सिखलाई होती है जो कॉम्बैट टीम्स, कॉम्बैट कमांड्स के जरिए की जाती है, जो मिशन ओरिएंटेड टास्क फोर्सेस होते हैं। दैट इज द टीचिंग
तो ये टीचिंग मुझे लग रहा है किसी तरीके से नहीं, या तो हम लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है या टीचिंग को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर आप एक कंबाइंड फोर्स को भेजेंगे जिसमें हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं, जिसमें ड्रोन्स शामिल हैं, जिसमें टैंक्स, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयरओपी सब शामिल होकर एक टीम बनकर अटैक करती है, तब ये हरकतें नहीं हो सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि रशियन आर्मी जो सिखलाई देती है, जो सिखलाई हम लोगों को भी दी है उन्होंने, वो कॉम्बैट टीम, कॉम्बैट कमांड्स को भूल रहे हैं। हो सकता है कर रहे हो क्योंकि हमारे पास खबर नहीं है, लेकिन इस चीज को दूर करने के लिए जब तक आपका मिशन ओरिएंटेड टास्क फोर्सेस नहीं होंगी, जब तक आप तक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, तब तक ये नहीं हो सकता। You have to select an objective and an aim which is achievable in a short duration of time. Right, तो 2.5-3 साल होने वाले हैं, अभी तक ये लड़ाई चलती चली जा रही है, तो कहाँ रुकेगी? कैसे, क्यों गलतियां हो रही हैं? क्यों टारगेट सिलेक्शन गलत हो रहा है? क्यों करेक्ट टारगेट्स को अटैक क्यों नहीं किया जा रहा? What is the role behind all this? हम बात करते हैं नेगोशिएशन की, क्या नेगोशिएशन यूक्रेन और रशिया के बीच में होंगी या रशिया और अमेरिका के बीच में होंगी? लेकिन अभी जो संकेत मिल रहा है, पिक अप फ्यू ऑफ योर वर्ड्स सर, नेटो का मिशन क्या है, नेटो का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, रूस पर बड़े हमलों के नेटो ने संकेत दिए हैं, और रूस पर नेटो के मिसाइलों से हमले के ये संकेत है। नेटो मिलिट्री कमेटी के प्रमुख रॉब बेउर का ये बड़ा बयान है, एक बार फिर से सुन लीजिए, ये नेटो मिलिट्री कमेटी के चीफ का बयान है। यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले का अधिकार, दुश्मन को कमजोर करने के लिए उसके इलाकों पर हमला जरूरी। तो अब नेटो ने क्या सीधे तौर पर रूस पर बड़े हमले के संकेत दे दिए हैं? क्योंकि यहां पिछले कई दिनों से हम एक्सपर्ट से इस वॉर फ्रंट में चर्चा करते आ रहे हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड के इस्तेमाल को लेकर, जहां बड़े स्तर पर नेटो की तरफ से भी सहमति कि यूक्रेन को खुली छूट मिले कि वो कब किस तरीके से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल करना चाहता है, उसको लेकर खबरें आई हैं। लेकिन आज की बड़ी खबर है रूस पर हमले की नेटो की हरी झंडी को लेकर पराग्वे में हुई नेटो की ये मिलिट्री कमेटी कॉन्फ्रेंस, जहां रॉब बेउर का ये बयान सामने आया। यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले का अधिकार है, दुश्मन को कमजोर करने के लिए उसके हथियारों पर हमला जरूरी है। मीटिंग में मौजूद चेक रिपब्लिक के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रेहका ने भी इस पर हामी भरी है। बहल सर, आपसे सवाल करूंगी, सुन लीजिए, क्योंकि इस मीटिंग में चेक रिपब्लिक के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी मौजूद थे, जिनकी हामी सामने आ रही है। यूक्रेन को यह तय करना है कि वो हथियारों का इस्तेमाल कैसे करे। अमेरिका ने अब तक अपनी मिसाइलों से रूस पर हमले की कोई मंजूरी भी नहीं दी है। अब लेकिन उससे पहले रूस की पश्चिमी देशों को एक विनाशक धमकी के बारे में भी खबर जान लीजिए। आपको बता दें, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दी तो अंजाम बुरे होंगे, और मिसाइल अटैक परमिशन देने का मतलब रूस से सीधी जंग। रूसी उप विदेश मंत्री सरगई रयाबकोव ने यह चेतावनी दी है। अमेरिका ब्रिटेन युद्ध भड़का रहे हैं, रूस की तरफ से यह बात की गई है। तो क्या ये नेटो को रूस की सीधी चेतावनी है? करूं उस पर सवाल, उससे पहले जानिए रूस के उप विदेश मंत्री सरगई रयाबकोव की ये वार्निंग है क्या? रूस का पलटवार बेहद क्रूर होगा। रूस पर मिसाइल अटैक को मंजूरी देने का मतलब सीधी जंग। पश्चिम देशों को इस खेल के खतरे का अंदाजा नहीं है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की वार्निंग के बाद रयाबकोव की ये चेतावनी, नेटो को फैसला करना है कि वो सीधी जंग चाहता है या नहीं। ये बयान कुछ दिन पहले पुतिन का सामने आया था। बहल सर, आज नेटो की बैक टू बैक अलग अलग लेवल पर आ रही सहमति को लेकर खबर को किस तरीके से समझा जाए? क्या नेटो की भी अपने स्तर पर रूस का मुकाबला करने के लिए तैयारी है? देखिए, नेटो का ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। जो टॉक्स चल रहे थे स्टारमर और बिडेन के, वो इनकंक्लूसिव हैं, यानी कि उस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की परमिशन दी जाएगी। ज्यादातर ये जो सिस्टम्स हैं अमेरिकन सिस्टम्स और अमेरिका की परमिशन की जरूरत है। अमेरिका इस समय कीन नहीं है ये परमिशन देने के लिए। यूके भी कीन नहीं है क्योंकि उनको बोला गया था स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल करने दिया जाए, उन्होंने भी मना कर दिया है। और इसमें एक और रीजन भी आता है कि जो बहुत सारे सिस्टम्स हैं, चाहे वो आर्टिलरी है, मिसाइल्स हैं,
या फिर वो और वेपन सिस्टम्स हैं जो यूरोप ने भी दिए हैं, यूरोपियन कंट्रीज ने, तो उन देशों के वॉर रिजर्व भी कम हो गए। यूके ने ये क्लियरली बोला है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, कि उनके वॉर रिजर्व्स में कमी आई है और वो स्टॉर्म शैडो का इस्तेमाल अभी नहीं करने दे सकते। तो कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशन को देखा जाए तो नेटो की तरफ से कितनी भी सहमति हो, पर वो कुछ देशों की सहमति है, और अगर उसमें अमेरिका जब तक क्लियरली इसको सिग्नल नहीं देता तब तक इन वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल लॉन्ग रेंज के लिए नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि ATACMS यानी कि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर के करीब है, उसका इस्तेमाल तो कर ही रहा है। यूक्रेन छुप छुप के कर रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का, जो मॉस्को तक चले गए हैं। तो अगर मिसाइल की क्या बात है, जब वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और वहां तक भेज रहा है, तो ये मिसाइल सिर्फ एक कहने का सवाल मतलब सर है। इतने महीनों से यही है कि अगर वो इस्तेमाल करता है तो क्या वो सीधे मॉस्को के अंदर अटैक को अंजाम देगा? जिस बात का जिक्र अभी एक्सपर्ट बहल सर हमारे साथ कर रहे हैं, उसी बारे में खबर भी जान लीजिए, क्योंकि यूक्रेन को मिसाइल हमलों की अभी परमिशन तो नहीं है, लेकिन रूस के अंदर लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक पर फैसला अटका हुआ है और बाइडेन और की स्टार्मर की बैठक में फैसला नहीं हो पाया है। हमलों की इजाजत पर और बातचीत की जरूरत यूएस की तरफ से बताई जा रही है। अमेरिकी NSA जैक सुलिवन की तरफ से यह बड़ा दावा। और यूक्रेन को जर्मनी में बड़ा झटका। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि रूस के अंदर हमलों की इजाजत जर्मनी नहीं देगा। यूएस यूके से परमिशन मिलने पर भी जर्मनी का इनकार रहेगा। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का यह बड़ा दावा है और यूक्रेन को सैन्य समर्थन जारी रहेगा। तो यूएस और यूके का फैसला अटका, जर्मनी का इनकार। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रूस के अंदर हमलों की इजाजत पर फैसला नहीं हुआ है और जो बाइडेन और की स्टार्मर की बैठक में फैसला नहीं हुआ। मिसाइल हमलों की इजाजत पर और बातचीत की जरूरत बताई जा रही है। NSA जैक सुलिवन की तरफ से कहा गया, रूस के अंदर हमलों की इजाजत जर्मनी भी नहीं देगा। यूएस यूके से परमिशन मिलने पर भी जर्मनी इजाजत नहीं देगा। हालांकि यूक्रेन को सैन्य समर्थन जारी रहेगा। ओलाफ शोल्ज की तरफ से यह बात साफ तौर पर कह दी गई है। लेकिन इस बीच इस पर सवाल करने से पहले एक और बड़ी खबर, क्योंकि ब्लैक सी में रूस की ये बहुत बड़ी मूवमेंट है। खबर जानिए, रूस के 16 नेवल शिप ब्लैक सी में तैनात कर दिए गए हैं और रूस के 7 मिसाइल कैरियर की तैनाती को लेकर खबर आई है। कैलिबर मिसाइल से लैस वॉरशिप और फरवरी के बाद ये सबसे बड़ी रूसी मूवमेंट देखी जा रही है। नेटो देशों पर अंडरसी अटैक की तैयारी, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि खबर यहां जानिए किस तरीके से इंटरनेट केबल को निशाना रूस बना सकता है। नेटो देशों के इंटरनेट सप्लाई को ठप करने का क्या ये प्लान है? GPS सिस्टम को तबाह कर सकता है रूस। रिपोर्ट में दावे यही किए जा रहे हैं। नेटो इंटेलिजेंस अधिकारियों के हवाले से पश्चिम मीडिया का यह दावा है क्या? खबर जिस तरीके से सामने आ रही है, प्रोफेसर अमिताभ समझाएं, ये रूस की तरफ से भी नेटो का मुकाबला करने के लिए तैयारी। अगर मैं कनेक्ट द डॉट्स की बात करूं तो पुतिन का यह बयान सामने आना, नेटो देशों की लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की अधिकार को, इजाजत को लेकर बयानबाजी, किस तरीके से इसको हम कनेक्ट करें? देखिए, अगर आप देखें फॉर एग्जांपल जर्मनी ने जब शुरुआत हुई थी युद्ध में, तो वो कहा था कि वो हेलमेट देगा एज अ मिलिट्री एड टू यूक्रेन। सब उसका मजाक भी उड़ाए थे। अब वो लेपर्ड 2 टैंक भी उनको दे रहा है। तो इसमें हमेशा वो रेड लाइंस क्रॉस करती जा रही हैं और वो रेड लाइन कौन है और कहां जाके रुकेगा उसका किसी को अंदेशा नहीं है। अब ये बात है कि ये इतने बड़े बड़े मिसाइल F-16, चैलेंजर, लेपर्ड, स्टॉर्म शैडो, स्कैल्प, ये मिसाइलें देकर अचीव क्या करना चाहते हैं? क्या ये रूस को हराना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। रूस इन चीजों से हारेगा नहीं। तो ये क्या करना चाहते हैं कि ये पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं और अपनी रेड लाइंस को कितनी दूर तक वो रेड कर सकते हैं वो देख रहे हैं। अब वो स्थिति में आ गया है, अब रूस को भी ये लगने लगा है कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन अब बदलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमले हो रहे हैं, कर्स्क में इंटरवेंशन हो रहा है, अब कहां जाके रुकेगा? तो ये सिर्फ बात बढ़ाई जा रही है। लेकिन अगले 2 महीने यूक्रेन युद्ध के लिए बहुत क्रूशियल होंगे। पहला, यूक्रेन के अंदर, रूस के अंदर ठंड शुरू हो जाएगी, तो जो आर्टिलरी और जो ग्राउंड ट्रूप्स, बड़ी बात आपने कही है सर। बदलते मौसम के तहत किस तरीके से रणनीति भी बदलेगी, इस पर भी रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए।